नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं षोडश वर्ग कुंडलियों में ग्रह की स्थिति। जो हम 16 वर्ग कुंडलियां मानते हैं, उन कुंडलियों में अगर ग्रह की स्थिति बली है तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की भी आवश्यकता नहीं है। सामान्य जन कोई भी ये बात बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि वो हमारा ग्रह बहुत बली होगा। लेकिन ये ध्यान रखिए, जब कभी भी वर्ग कुंडलियों की बात होगी तो ये पार्ट उसी के लिए है जिसने अपने टाइम एक्यूरेसी यानी बर्थ टाइम एक्यूरेसी को मेंटेन किया है। अगर उसको लगता है कि कई दफ़ा तो मैं बात करता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, लोग कहते हैं भाई ये 3 घंटे का फ्रेम है, इसके बीच में जन्म हुआ होगा सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच में, तो बड़ा मुश्किल होता है। तब हम तो D1 तक तो पहुंच जाते हैं किसी तरह से मुख्य चार्ट तक, लेकिन हम दूसरे वर्ग कुंडलियों की जो एक्यूरेसी है वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब D60 जैसे चार्ट तो बहुत ही जल्दी वेरी कर रहे हैं। ठीक हो गया, इसीलिए हमें बात ध्यान रखनी है, जिसको लगता है कि मेरी टाइम एक्यूरेसी मिनट माने 1 मिनट, हद से हद 2 मिनट वेरी कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, वो षोडश वर्ग कुंडलियों के बल को जाने। क्योंकि अगर मान लीजिए 20 मिनट हमारा समय है वो आगे पीछे है, तो फिर वो 16 वर्ग कुंडलियाँ जो आप निकालेंगे उस इस पार्ट का कुछ फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया? तो हमें बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि ये वाला पार्ट उन्हीं लोगों के लिए है। आप इस पार्ट को जनरली ना देखें, नहीं तो उसमें क्या है ना, हमें सत्य कम असत्य ज़्यादा दिखाई देता है। ठीक हो गया? तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि भई अगर कोई कहता है कि नहीं सर 11:26 इतना एक्यूरेट है, या कोई इस प्रकार के टाइम आपको देता है कि ये 9:23 माने जहाँ एक कंप्लीट नंबर नहीं आता। जनरली जो को बोलते हैं ना, मेरा जन्म 11:30 बजे हुआ है, 9:30 बजे हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा है, हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों पर विशेष जोर देने की ज़रूरत है। जब कोई बोलता है मैं 9 बजे पैदा हुआ था, ठीक हो गया, वो किसको जन्म मान रहा है उसको भी आपको पूछना चाहिए। एक ज्योतिषी की दृष्टि से किसको जन्म माना जाए वो हमें ध्यान रखना है कि माँ के गर्भ से वो जैसे ही शरीर निकला उसको जन्म मान रहे हैं क्या? क्या वो उसके शरीर का पहला अंग दिखाई दिया संतान का जब वो माँ की योनि से निकल रहा है तो हम उसको गर्भ माने, या पूरी तरह वो शरीर से निकल गया तब उसको जन्म माने, या जो शरीर निकला है माँ के योनि से उसको हमने अलग कर दिया है काट कर, माने उसको किसी जो कनेक्शन होता है माँ का और बालक का या बालिका का, उसको हम काट के अलग कर लेते हैं, तो फिर हम उसको वास्तव में जन्म मान रहे हैं। और बाहर आते आते वो न्यूज़, माने कि आपको संतान हुई है, वो डिले हो जाता है। माने कई दफ़ा तो उसको पूरा अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं, उसके बाद वो न्यूज़ बाहर आती है। ये सारी चीज़ें हमें खुद मेंटेन करनी होंगी कि भाई अगर आप इतने एक्यूरेट हैं तो आप षोडश वर्ग कुंडलियों का बल टटोलें। और षोडश वर्ग कुंडलियों में कौन कौन से वर्ग कुंडलियां शामिल हैं? D1 क्लियर हो गया, D2 और D3, D4, D7, D9, D10। ध्यान दीजिएगा, इनमें हमने मुख्य रूप से इनको अलग कलर क्यों दिया है, D1 और D9 को, इनका बल सबसे ज़्यादा है। ठीक हो गया? और D12, D16, D20, D24, D27, D30, 40, 45 और 60, ये 16 वर्ग कुंडलियों को ही हम षोडश वर्ग में मानते हैं। तो मान लीजिए मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें देखनी नहीं आती हैं, साधारण से सूत्र पता है भाई ये स्वग्रही होता है, ये उच्च का होता है, ये मित्र में होता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका है क्या ज्योतिष में कि हम ये बता सकें कि भाई ये तो बहुत बहुत प्रभावशाली व्यक्ति की कुंडली है? देखिए, सांसारिक रूप से वैसे तो यहाँ बहुत इंद्र समान पदवियों की बात की है, पृथ्वी लोक का सम्राट कह ले, उन पदवियों की भी बात की गई है, लेकिन हम सांसारिक दृष्टि से अगर हमारा कोई ग्रह अ, तीन भी चार्ट में तीन भी चार्ट में वो मित्र भाव में बैठा हुआ है, उच्च का होके बैठा हुआ है, स्वगृही होके बैठा हुआ है, 3 वर्ग कुंडलियों में, और स्पेशली इन 3 में हम सबसे ज्यादा वेटेज D1, D9 और अतिरिक्त चार्ट
और इसमें शामिल किए गए हैं उनको शामिल कर, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज किसको दी है? लग्न और नवमांशा, इन दो को हमने सबसे ज्यादा वेटेज दी है। तो अगर वहां पर वो स्वग्रही मित्र भाव में उच्च का होके बैठे हुए हैं तो आप मान के चलिए कि आपका सांसारिक जीवन बड़ा अच्छा, बहुत यशस्वी प्रतापी होंगे। तो उस अंतर को कैसे समझते हैं, ध्यान दीजिए। अगर किसी भी व्यक्ति के कुंडली में आपने देखा, दो वर्ग कुंडलियों में अगर ग्रह आपको स्वग्रही मिल गया, मित्र भाव मिल गया और उच्च राशि में मिल गया, ठीक हो गया, तो हम उसको धनी, प्रसन्न और प्रतिष्ठित मानेंगे। अभी हम वर्गोत्तम की फिलहाल चर्चा नहीं कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। वर्गोत्तम हम सिर्फ हमारे नवमांशा से देखते हैं कि भाई कोई चाहे ग्रह नीच का भी हो, अगर वो नवमांशा में भी नीच का है तो वो वर्गोत्तम हो जाए। वो एक अतिरिक्त माने वर्गोत्तम का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ग्रह सैड मूड में भी है, लेकिन अब वो एडेप्टिव हो गया, अनुकूल हो गया, वही उसका बल बन जाएगा कि वो सैड मूड में भी अपने फल को देगा, ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना कि वर्गोत्तम वाला बल अभी फिलहाल हम चर्चा में नहीं ले रहे हैं, लेकिन अंतर जरूर रखना है कि वर्गोत्तम क्या होता है, क्योंकि वर्गोत्तम तो खाली हम नवमांशा से ही विचार करते हैं और किसी भी वर्ग कुंडली को उसमें शामिल नहीं करते। लेकिन जहां षोडश वर्ग बल की बात आती है वहां पर हम 16 अलग अलग वर्ग कुंडलियों को शामिल करते हैं, वो अलग बात है। सबसे ज्यादा वेटेज हम लग्न कुंडली के बाद नवमांशा को देते हैं, D9 को देते हैं, ठीक हो गया। तो ये बात समझ में आई आपको कि दो वर्ग कुंडलियों में, और अगर इन दो वर्ग कुंडलियों में कहीं आपका D1 और D9 है फिर तो आनंद हो। तो स्वग्रही है, मित्र भाव उच्च है, तो व्यक्ति जो होगा धनी होगा, प्रसन्न होगा और प्रतिष्ठित होगा, ठीक हो गया। तो ये एक माने उसने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया, बहुत बढ़िया। कहता जी हमने किसी बड़े ज्योतिषी से हमने सलाह नहीं ली, फिर भी हमें ये बात समझ में आ गई कि भाई ये कुंडली इसका बल ज्यादा है। फिर हम और क्या देखते हैं, इसको बोलते हैं पारिजातांशा। तो कई दफा ये शब्द सुनने में आता है। उसके बाद आता है उत्तमांशा। वो कब होता है? जब तीन वर्ग कुंडलियों में, ठीक हो गया, तीन डिविजनल चार्ट में वो ग्रह बली हो। ध्यान दीजिए, बली माने वही जो ऊपर वाली ये नियम है, बली में स्वग्रही, मित्र भाव और उच्च राशि, तो वो बली मान रहा है। तो उसका आचरण भी बहुत अच्छा होगा, विनम्र होगा, बुद्धिमान होगा, ठीक हो गया। देखिए ज्योतिष उन लोगों को सिर्फ नहीं सीखनी चाहिए जो धन भाव के लिए या प्राप्तियों के लिए ज्योतिष सीखना चाहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, नहीं तो ज्योतिष पढ़ने के बाद आपको शांति नहीं, अशांति और आ जाएगी। क्योंकि ज्योतिष में आप को प्रिपेयर होना पड़ेगा, खाली ऐसा तो नहीं अच्छाइयां मिलेंगी। जब आप और ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको कुछ बुराइयां भी मिलेंगी अपने परिवार की। तो वो स्वीकार करने का भी आपके अंदर मादा होना चाहिए, और अगर वो मादा नहीं है तो फिर कुछ फायदा नहीं। इसीलिए दर्शन शास्त्र है, मैंने बार बार बताया, पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन पैरेलली जो हमें अकर्म सिखाते हैं, अकर्म माने, अकर्म का मतलब ये नहीं कि आप काम छोड़ दें, अकर्म मैंने काम करना है लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करनी। तो उसमें सुप्रीम ग्रंथ भगवत गीता, उसका हर दिन पाठ करना चाहिए। अब कोई कहता है भी कौन से अध्याय से शुरू कर सकते हैं सर, हमारी तो बुद्धि प्राप्तियों में है, तो वो पढ़ेंगे आपको तो स्वयं उसका उत्तर मिल जाएगा भी कौन से अध्याय से शुरू करें। नहीं तो मैं आपको बता देता हूं, अगर कोई व्यक्ति, दोष तो मुझ में है, सब में है, ऐसा नहीं कि मैं दोष मुक्त हूं, दोष है तभी तो धरती में जी रहा हूं मैं। तो लेकिन कहता है सब प्राप्तियां हैं, तो कहां से शुरू करें हम भगवत गीता को? तो आप नवे अध्याय से शुरू कर सकते हैं कि जहां वो स्वयं कहता भी योगक्षेमम, माने मैं आपके उसका वहन मैं करूंगा। आप अगर अच्छे से ईश्वर के उसमें लगे रहते हैं, ये बहुत सरल होता है कि मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैं भगवान शंकर का नाम ले लेता हूं। इजी गोइंग में नहीं कुछ तप होता है, ना कुछ बल मिलता है। हमें दर्शन शास्त्र के नियमों को समझना पड़ेगा, तभी जीवन में, नहीं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, ठीक हो गया। जब तक हम कोई अतिरिक्त, एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि भाई जो हमें कर्म मिला है उसको स्वीकार करते हैं, फिर जहां भी इंस्टेंटेनियस कुछ ऐसा होता है नेगेटिव, तो हम परेशान भी हो उठते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर आप इन त्वरित प्रभावों में परेशान नहीं होना चाहते तो सिर्फ एक ही इसका सूत्र है, कह लीजिए आप इसको, यही एकमात्र तरीका है कि आप अपने दिमाग में फिलोसफिकल नॉलेज, दर्शन शास्त्र को डालिए, ठीक हो गया।
जानने से कुछ नहीं होगा। भविष्य जानने से आपको, अगर आप की जो बुद्धि है वो उदासीन नहीं है सुख और दुख के लिए, तो अगर मान लीजिए आपको पता लग गया कि भाई अगले 5 साल आनंद है एकदम, लेकिन उसके बाद 1 साल में बहुत बड़ा कष्ट आएगा, तो आप आनंद 5 साल नहीं लेंगे, खाली उसी के बारे में चिंतन करते रहेंगे। ठीक हो गया? इसलिए हम सदैव परमानंद में रहिए, आनंद नहीं परमानंद में रहिए। ठीक हो गया? तो ये विचारधारा होनी चाहिए। क्या मतलब, मैं तो उस आदमी को एकदम एकदम पुअर मानता हूं जो जिसके पास धन भी है, उसके बाद भी बेचारा टेंशन में है, कब मिलेगा। अरे मिला हुआ है ना उसका, उसको जो मिला है उसका संतोष नहीं है, जो कभी मिलने वाला है कि नहीं मिलने, उसी के बारे में विचार करता रहता है, कब मिलेगा कब मिलेगा। लाइफ इज लाइक अ मरीचिका। मरीचिका आपने पढ़ा होगा, मिराज बोलते हैं इंग्लिश में, मृग तृष्णा भी बोलते हैं कि भाई आगे आगे मिलेगा। अभी हिरण को ऐसा लगता है ना रेगिस्तान में आगे पानी मिलेगा, तो वो अगर आप इस प्रकार से देखेंगे तो नहीं चलेगा। तो इसलिए ज्योतिष को जो पढ़ना चाहता है वो दर्शन शास्त्र जरूर पढ़े। ये खाली ऐसा नहीं भी हमने जान लिया और टेंशन आपको और हो जाएगी। ठीक हो गया? तो सबसे पहले अपने आप को शांत करें। गीता का एक अध्याय नहीं तो एक श्लोक सही डेली पढ़ें। और जैसे मैंने बताया वो अपना अपना अलग अलग तरीका होता है किस अध्याय से शुरू करें। तो 9वें अध्याय से शुरू कर सकते हैं। किसी को आत्मा के बारे में विशेष वो है कि भाई क्षेत्रज्ञ का अंतर वो जानना चाहता है, तो 13वें अध्याय से शुरू करें। और जिसको अभी तक रज तमस इन 3 गुणों में वो नहीं समझ में आता है अंतर, क्या करना चाहिए यार, ये तमस तो गुण अब होता है कि अवगुण होता है, उसको सबसे बढ़िया 18वां अध्याय से शुरू करना चाहिए। ठीक हो गया? तो ऐसा नहीं चलेगा कि भाई हम खाली जान ले। और ज्योतिष वेद का नेत्र है, लेकिन बिना वेद को जाने वो ऐसे थोड़ी आप उसको देख लेंगे, देख भी लेंगे तो उल्टा अप्रसन्न हो जाएंगे आप, प्रसन्न होने की बजाय। ठीक हो गया? तो पहले वेद को समझे क्या है, उसके बाद ही ज्योतिष को समझे। ठीक हो गया? ऐसे चालाक बुद्धि से, ऐसे कैनिन बुद्धि से कोई फॉर्मूला समझ में आ गया, कहता अब तो मैं सब जान जाऊंगा, उससे कुछ होने वाला नहीं है। ऑलरेडी हम बहुत चालाक हैं, बहुत कहने को बुद्धिमान भी मानते हैं, पंचम भाव हमारा बहुत एक्टिव है, 9th हाउस बहुत एक्टिव है, लेकिन हमारे तो मोरल वैल्यू की बात चल रही है ना, दूसरे भाव की बात चल रही है, एजुकेशन एबिलिटी चतुर्थ भाव की बात चल रही है। उसको हमें स्ट्रांग बनाना है, और स्ट्रांग है तो उसको मेंटेन रखना है। ठीक हो गया? तो ये 3 अगर हो जाते हैं तो फिर वो व्यक्ति ना सिर्फ प्रतिष्ठित होगा, धनी होगा, वो अच्छे आचरण वाला भी होगा। ये बहुत बड़ा गुण है। ठीक हो गया? अच्छा आचरण होना। ठीक हो गया? ये ऐसे चाहने से थोड़ी मिलता है। गलतियां हमको पता है, हम संसार में रहते हैं, हमने गलतियां की, लेकिन स्वीकार नहीं करते हैं। आचरण एकदम शुद्ध होना चाहिए। सदाचार सबसे बड़ी तपस्या है। अगर आप करते हैं, आपके जीवन में कभी भी कोई ऐसा बड़ा संकट नहीं आ सकता है। अब जी रहे हैं तो थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल से परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया? और माने क्या, चिंता नहीं चिंतन करना चाहिए कि हाँ भाई कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, मैं फिर से विचार करूंगा, चिंतन करूंगा, चिंता थोड़ी करूंगा। और फिर आगे हम क्या पढ़ते हैं कि भाई अगर गोपनांशा, इसमें 4 ग्रह अगर स्वग्रही हो जाए वर्ग कुंडलियों में, मित्र भाव में है, उच्च में है, तो वो शुभ संस्कार, बहुत अच्छे संस्कार होंगे, और बुद्धिमान, वाहन, संपत्ति से पूर्ण होगा, परिपूर्ण। ठीक हो गया? तो यानी जैसे जैसे ग्रह बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसका यश प्रताप बढ़ता जा रहा है। और कहते हैं कि भाई अगर किसी के 5 ग्रह वर्ग कुंडलियों में इस प्रकार से स्वग्रही, उच्च के और मित्र भाव में है, तो फिर वो एक स्टेट किंग के समान माना जा सकता है। ठीक हो गया? एक राज्य का बड़ा अधिकारी। ठीक हो गया? इस प्रकार से सिम्हान समांशा में एक राज्य के स्टेट किंग की तरह उसको माना जा सकता है। यानी ये सभी चीजें उसके पास आ गई है, और एक छोटे राज्य का राजा समान सिंहासन में बैठने वाला, उसका यश प्रताप अब काफी बढ़ गया है। फिर आता है पर्वतांशा। पर्वतांशा में कहते हैं कि भाई अगर 6 ग्रह इसी स्थिति में आ जाएं, 6 ग्रह वर्ग कुंडलियों में स्वग्रही हो, मित्र भाव में हो और उच्च राशि में हो, तो आप समझ सकते हैं आपके
ये आपको पता होगा कि किस प्रकार से मैं बात करूं। जैसे मान लीजिए मंगल अभी फिलहाल हमने एक चार्ट लिया है, इसको आप सभी चार्ट में देखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मेष में, फिर आपने D9 में देखा, कहता जी वो 10 नंबर में है। 10 नंबर माने उच्च राशि है इसकी, वहां हो गया, वो बहुत बढ़िया माना जाएगा। और इसी प्रकार से वो मित्र भाव में चला गया है, ठीक हो गया, एक्सेप्ट इसका जो डेबिलिटेटेड साइन है। अब इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि सर कर्क राशि में वो नीच का होता है, लेकिन चंद्रमा और मंगल में वैसे मित्रता है, ठीक हो गया। तो वो इस प्रकार से ध्यान रखना है, जो जो उसकी नीच राशि है उस पार्ट को अवॉइड करना है। वर्गोत्तम का कहीं नियम आ रहा है D1 और D9 में, वो एक अतिरिक्त बल आपको दे देगा। जैसे मान लीजिए नीच का मंगल D1 में भी है और नीच का मंगल D9 में भी है, वो तो ठीक है, D9 ने उसको स्वीकार किया है। लेकिन हम जो इस षोडश वर्ग कुंडली बल की बात कर रहे हैं, वहां पर आपको ग्रह स्वग्रही मित्र भाव में और उच्च का देखना पड़ेगा, एक्सेप्ट डेबिलिटेटेड साइन, ठीक हो गया। अब जैसे ये जहां उच्च का हो रहा है मंगल, तो शनि तो मंगल को पसंद नहीं करते, तो वैसे सामान्य सूत्र लगाएंगे तो शत्रु राशि में बैठा हुआ है। लेकिन जहां भी उच्च राशि आती है या नीच राशि आती है, तो वहां एक बड़ा नियम लागू हो जाता है। फिर वहां हम ये नहीं देखते हैं खाली कि भाई वो उसको मित्र मानता है या उसको शत्रु मानता है। शनि उसको पसंद नहीं करते मंगल को, लेकिन मंगल सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं 10 नंबर राशि, 10 नंबर यानी कैप्रिकॉन, मकर राशि में, ठीक हो गया। इसी प्रकार से जैसे सूर्य यहाँ उच्च के बैठे हुए हैं मेष राशि में, D9 में वो स्वग्रही हो जाएं, और दूसरी वर्ग कुंडलियों में वो बृहस्पति के भाव में बैठ जाएं, बहुत बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो गया। तो पर्वतांशा तक क्या रहेगा? पर्वतांशा में 6 ग्रह अलग अलग वर्ग कुंडलियों में, जो हमारे अतिरिक्त डिविजनल चार्ट्स हैं, वो बली होने चाहिए मित्र भाव में, स्वग्रही होने चाहिए। उच्च राशि में अगर है तो फिर वो एक राष्ट्र के राजा के समान उसका यश फैल जाएगा। माने जैसे भारत राष्ट्र, उसके पूरा वर्चस्व फैल जाएगा, ठीक हो गया। तो एक राष्ट्र राजा समान एक वर्चस्व, पर्वत के समान विशाल। फिर आता है देवलोकांशा। तो देवलोकांशा में 7 ग्रह स्थिति में आने चाहिए, ठीक हो गया। तो बहुत बड़ी बात है, ये विश्वपति बन जाएगा, पूरे विश्व का राजा, ठीक हो गया। अभी विश्व में और पृथ्वी में फर्क होता है, ध्यान दीजिएगा। जो हम महाद्वीपीय पार्ट मानते हैं, यानी धरती का बोलते हैं ना, उसका 25% कह लीजिए, 29% में भूमि है, वो हम विश्व मानते हैं। जहाँ जैसे 200 से ज्यादा राष्ट्र हैं, वो कोई उसमें जल वाला पार्ट नहीं गिना जाता है, पृथ्वी लोक वाला पार्ट नहीं गिना जाता है। उसके अंदर भी कई लोक मानते हैं, तल सुतल पाताल लोक, ये सब पृथ्वी लोक में ही जुड़े हुए हैं, ठीक हो गया। तो इसको ध्यान रखना है कि जहां वो विश्वपति की बात कर रहा है, तो वो जितने भी महाद्वीप हैं, जितने अलग अलग देश हैं, उसका विश्वपति, अगर 7 ग्रह हमारे अलग अलग वर्ग कुंडलियों में स्वग्रही उच्च या मित्र भाव में बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया हो गए। फिर कहते हैं सूर्य लोकांशा में क्या होता है? सूर्य लोकांशा में अगर इसी प्रकार से 8 ग्रह, इन 8 ग्रह में हमने अतिरिक्त जो छाया ग्रह हैं राहु केतु को भी शामिल किया हुआ है, ध्यान दीजिए। माने 9 ग्रह तो आप समझते हैं, राहु और केतु भी शामिल किए हुए हैं। तो कोई भी ग्रह, इन 7 ग्रहों में भी कोई भी ग्रह अगर इस प्रकार की स्थिति में बना है, तो हम उसको मानेंगे। और अगर 8 ग्रह स्थिति में आ जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पृथ्वी लोक का अधिपति। अब ध्यान रखना है, पृथ्वी लोक के नीचे भी, हम तो भारतीय दर्शन को मानने वाले लोग हैं, तो पृथ्वी लोक के नीचे भी और भी कई अलग अलग जीवों के लिए लोक माने जाते हैं। ऐसा नहीं कि भाई खाली सरफेस के ऊपर ही हम लोग रहते हैं तो बस, और अंदर कोई नहीं है। इसके नीचे और बहुत गहराई में बोलते हैं 1000 फन के नाग भी रहते हैं, और कई ऐसे लोग नाग लोक हैं, और अलग अलग जो जल वाला पार्ट है यहाँ भी कई लोग हैं। तो वो सारे पृथ्वी लोक का एक प्रकार से राजा माना जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, विश्व सम्राट और पृथ्वी लोक अधिपति। तो पृथ्वी लोक अधिपति एक बड़ा पद माना जाएगा अगर 8 ग्रह वर्ग कुंडलियों में स्वग्रही मित्र भाव और उच्च राशि में, ठीक हो गया। ऐसा बहुत ही रेयर मिलेगा। मैंने बताया ना, आज के परिप्रेक्ष्य में तो 3 ग्रह भी हमारे इस कंडीशन में आ जाए, 4 आ जाए, आनंद हो, बहुत बढ़िया। हम कोई आदर्श के लिए तो बने नहीं ना, कल्पना करनी चाहिए। और मान लीजिए ऐसा है भी,
तो भी हमें, खैर अगर ऐसा हो जाएगा तो वो अपने आप ही विनम्र हो जाएगा। बोलते हैं ना भाई, अगर कुछ कुंडली में बल होगा तो विनम्र कुंडली, जातक विनम्र होगा, और कुंडली बलहीन होगी, निस्तेज होगी, तो जातक बहुत अपने क्या दंभ होगा, उसको दंभ माने एक हाँ मैं हूं, अहंकार होगा। ठीक हो गया। तो ये अपने 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 ऊपर का जो दम्भ है कि मेरा मेरा परिवार महान है, चलिए मेरा परिवार महान है ये अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ मेरा परिवार महान है, सिर्फ हम लोग श्रेष्ठ हैं, ये बहुत बहुत कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से बता रहा हूं, बहुत नीचे दर्जे की सोच है। कुंडली में दम नहीं है तभी इस प्रकार का बल ज्यादा आता है। भाई जैसे जैसे ग्रह अच्छे बली होने लग जाते हैं तो आदमी का अहंकार दबने लग जाता है। आदमी को, जैसे ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है? ज्ञानी और अज्ञानी में बहुत बड़ा कोई वैसे देखा जाए तो अज्ञानी कई बार ऐसा बर्ताव करता है जैसे वो बहुत कुछ जानता है, लेकिन ज्ञानी सिर्फ यही जानता है कि वो क्या क्या अभी भी ब्रह्मांड में नहीं जानता। ठीक हो गया। आपको अगर थोड़ा अच्छे से विचार करें, कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, क्योंकि ज्ञानी जानता ही नहीं कि अभी कितना जानना श्रेष्ठ है, इसलिए वो बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है उसको, कहता है यार मैं सब कुछ मैंने जान लिया, वो अज्ञानी है। और जब जब कोई ज्ञानी बन जाता है तो उसको लगता है यार अभी तो अपने राष्ट्र के बारे में कुछ नहीं जाना मैंने, अभी तो पृथ्वी लोक है और दूसरे लोक है, ब्रह्मांड है। तो वो ये समझ के वो ज्ञानी बना है कि वो क्या क्या नहीं जानता है। ठीक हो गया। तो जब हमारे अंदर ये विचार आ जाता है तो निश्चित रूप से हम धीर गंभीर हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो पृथ्वी लोक अधिपति सबका, वो एक प्रकार से सभी उसको स्वीकार करते हैं कि भाई हाँ ये हमारा सर्वे सर्वा है। उसके बाद आता है एरत आमशा, यानी एरावत भगवान इंद्र का वाहन माना जाता है। तो एरावत पर बैठे इंद्र के समान आपका यश पूरे लोकों, तीनों लोकों में फैल जाता। तो कहते हैं भाई 9 ग्रह अगर इस प्रकार के इसमें आ जाए तो इंद्र समान माना जाता है। इंद्र यानी स्वर्ग का अधिपति। ठीक हो गया। तो फिर खाली पृथ्वी लोक नहीं, जो हम भारतीय दर्शन में 3 लोकों की कल्पना करते हैं, तीनों लोकों में इंद्र को आदरणीय माना जाता है, पराक्रमी माना जाता है। इंद्र का माने हम साधारण अगर एक अर्थ निकाले, इंद्र माने जीत। ठीक हो गया। जो भी विजय हमारे हाथ लगती है वो इंद्र है। तो माने हम विजय को सिनोनिम भी कह सकते हैं इंद्र का। मैं जैसे योग ज्योतिष में भी चलते हैं कि इंद्र योग चल रहा है, तो इंद्र योग में आदमी की प्रतापी विजय होती है, जीत होती है। इंद्र का साधारण अगर सिनोनिम निकालना हो तो जहां उसको हर हर जगह उसको यश मिले, जीत मिले, विजय मिले, वो इंद्र माना जाता है। ठीक हो गया। तो वो एरावत आमशा में 9 ग्रह इस में आना चाहिए, स्वग्रही होने चाहिए, मित्र भाव में, उच्च राशि में होने चाहिए। ठीक है। तो ये एक साधारण सा सूत्र था जिसके जरिए आप कोई भी व्यक्ति ये देख सकते हैं कि भाई क्या मेरी कुंडली में बल है या बल नहीं है। और मान लीजिए कई दफा ऐसा भी हो जाता है कि भाई हमने कोई कुंडली ली है और षोडश वर्ग में ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है, तो लेकिन हमने और विधाओं से, चंद्र कुंडली से और देखा, कहता जी योग तो बड़े अच्छे बन रहे हैं लेकिन ये जो षोडश वर्ग सूत्र है वो सही अप्लाई नहीं हो पा रहा है। तो फिर हम इसका अर्थ ये निकाल सकते हैं कि भाई आपने शायद अपने जो बर्थ टाइम एक्यूरेसी है वो नहीं रखी है। ये सूत्र उसी पर काम करेगा जिसका बर्थ टाइम एक्यूरेसी सही है। ठीक हो गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने ये सूत्र आपको समझाने का प्रयास किया। किस हद तक आपको समझ में आया कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आपके निरंतर सहयोग के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, आपको हृदय से नमन। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री भगुपराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।